This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. क्राइम से निपटने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के कानून हैं। खास तौर पर गंभीर अपराधों के लिए कई सालों की उम्र कैद और मौत की सज़ा तक दी जाती है। गल्फ कंट्रीज़ में जहां खुलेआम मौत की सज़ा दी जाती है, वहीं दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां मौत की सज़ा देने का अक्सर विरोध किया जाता है। भारत भी ऐसे देशों में शामिल है। इसी वजह से कई गंभीर अपराध करने वाले मौत की सज़ा से बच जाते हैं। यहाँ तक कि मौत की सज़ा पाए हुए लोगों को भी सालों तक ये सज़ा नहीं दी जाती। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसमें अमेरिका के एक स्टेट में जहाँ मौत की सज़ा पर रोक लगी हुई थी, ऐसा जघन्य अपराध सामने आया कि वहाँ की सरकार को कानून बदलना पड़ा और तब उस अपराधी को मौत की सज़ा दी गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई स्टोरी आप तक पहुंच सके। आज की हमारी कहानी है अमेरिका से। साल था 1978। अमेरिका के लास वेगास में 15 साल की मैरी विंसेंट अपने माता पिता और 5 भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके माता पिता दोनों जॉब करते थे, पर समय के साथ साथ दोनों के रिश्ते बिगड़ते जा रहे थे। यहाँ तक कि अब दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला कर दिया था। मैरी विंसेंट घर के इस माहौल से ऊब चुकी थी। माँ बाप के रोज़ रोज़ के झगड़ों से वो परेशान हो चुकी थी और अब उसके माँ बाप अलग होने जा रहे थे। तंग आकर उसने सितंबर 1978 में अपना घर छोड़ दिया। उसके ग्रैंडफादर कैलिफोर्निया में रहते थे। उसके पास पैसे काफ़ी नहीं थे, तो अलग अलग लोगों से लिफ्ट लेते हुए वो कैलिफोर्निया पहुँची। कुछ दिन तक वो अपने दादा के पास रही, पर जल्दी ही वो वहाँ से भी ऊब गई। उसे अपने परिवार की याद सताने लगी। उसने घर वापस जाने का फ़ैसला किया, पर वापस जाने के लिए उसे फिर से पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन उसके पास पैसों की कमी थी। उसने फिर से लिफ्ट लेकर ही घर वापस जाने का इरादा किया। उन दिनों ट्रांसपोर्ट इतना सुलभ नहीं था। दूर दराज के इलाकों में लोग अक्सर लिफ्ट लेकर ट्रैवल किया करते थे, और उस समय शायद लिफ्ट लेना या लिफ्ट देना आज की तरह इतना अनसेफ भी नहीं था। लोग हाईवे पर सड़क के एक तरफ खड़े होकर हाथ से इशारा करके लिफ्ट मांगते थे। ये 29 सितंबर 1978 का दिन था। मैरी विंसेंट दादाजी के घर से अपना बैग लेकर निकली और पास की मुख्य सड़क पर पहुंची। वहां सड़क पर 2 और लोग भी लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे। मैरी ने उनसे बात की तो पता चला कि वो दोनों भी लास वेगास की तरफ ही जा रहे थे। अब ये तीनों लिफ्ट के लिए किसी गाड़ी का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद 1-2 गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी, पर उसमें लोग बैठे हुए थे, इसीलिए इन्हें लिफ्ट नहीं मिली। टाइम बीत रहा था और अब शाम होने वाली थी। तब वहाँ एक नीले रंग की गाड़ी आई और आगे जाकर रुक गई। तब मैरी भागकर कार के पास पहुँची। कार का चालक एक 50 साल की उम्र का शख्स था। मैरी ने उससे लास वेगास तक जाने के लिए लिफ्ट मांगी। कार का मालिक इसके लिए राज़ी हो गया, पर उसका कहना था कि मैं सिर्फ तुम्हें यानी मैरी विंसेंट को ही लिफ्ट दूंगा, उन बाकी दोनों को नहीं। मैरी ने कहा कि उन्हें भी लास वेगास जाना है और आपकी गाड़ी बिल्कुल खाली है, पर उस ड्राइवर ने साफ मना कर दिया कि तुम तो मेरी बेटी की उम्र की हो, इसीलिए तुम्हें लिफ्ट दे रहा हूँ। तब मैरी ने कहा कि मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। वो बैग लेने वापस गई और उसने उन दोनों लोगों को सारी बात बताई कि वो शख्स उन दोनों को लिफ्ट देने से मना कर रहा है। ये बात उन तीनों को ही अजीब लग रही थी। तब उन दोनों ने मैरी से कहा कि कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे, तुम्हें लिफ्ट मिल रही है, तुम जाओ। उन दोनों ने भी ड्राइविंग सीट पर बैठे उस शख्स को देखा था। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था, इसलिए मैरी को भी उससे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। वो अपना बैग लेकर गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। थोड़ी देर तक दोनों में बातें होती रही। वो मैरी से उसके बारे में पूछता रहा और मैरी अपने बारे में बताती रही। रास्ता लंबा था, मैरी थकी हुई थी, जल्दी ही उसे नींद आ गई। काफ़ी देर तक सोने के बाद मैरी की जब आँख खुली तो उसने पाया कि गाड़ी किसी अनजान रास्ते पर है। इतने दिनों से घूमते फिरते उसे लास वेगास तक के रास्ते पहचाने हुए थे। उसने ड्राइवर को टोका कि ये रास्ता तो लास वेगास को नहीं जाता है। उस शख्स ने चौंकते हुए कहा कि हाँ, ये रास्ता गलत है, मुझे थोड़ा भूलने की बीमारी है, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। उसने रास्ता बदला और गाड़ी फिर से हाईवे पर आ गई। उसने कई बार मैरी विंसेंट को थैंक यू भी कहा कि उसकी वजह से वो भटकने से बच गए हैं। अब गाड़ी एक बार फिर हाईवे पर चल रही थी, पर मैरी के दिमाग में कुछ डाउट होने लगे। उसकी सिक्स सेंस उसे कुछ खतरे का आभास दे रही थी।
वैसे ये आभास तो उसे गाड़ी में बैठने से पहले भी होना चाहिए था, जब उस शख्स ने गाड़ी खाली होते हुए भी बाकी 2 लोगों को लिफ्ट नहीं दी थी। अब मैरी के दिमाग में कई ख्याल घूमने लगे। उसे ये शख्स अब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो 15 साल की टीनेजर ही तो थी। शाम का अंधेरा हो चला था। उसने तय किया कि जैसे ही गाड़ी कहीं स्लो होगी वो गाड़ी से कूदकर भाग जाएगी। इसी बीच उस शख्स ने सिगरेट पीना शुरू किया, जिससे गाड़ी थोड़ी स्लो हुई। मैरी मौका ही ढूंढ रही थी, पर अचानक उसने देखा कि उसका शू लेस खुला हुआ है। वो शू लेस बांधने के लिए झुकी, लेकिन अपने ही ख्यालों में खोई मैरी ये नहीं भांप सकी कि वो शख्स भी अपने भयानक इरादे को अंजाम देने की तैयारी में था। जैसे ही मैरी शू लेस बांधकर ऊपर उठी, उस शख्स ने किसी वजनी चीज से मैरी के सिर पर जोर से वार किया। मैरी विंसेंट दोनों हाथों से सिर पकड़कर वहीं सीट पर लुढ़क गई। न जाने कितने घंटों तक वो बेहोश रही। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को गाड़ी की पिछली सीट पर बंधे हुए पाया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, साथ ही बदन पर जख्म के भी कई निशान थे। उस शख्स ने पूरी रात कई बार उसका रेप किया था। मैरी के शरीर में दर्द हो रहा था। उसे खुद पर गुस्सा और रोना आ रहा था कि लिफ्ट के चक्कर में वो कैसे दरिंदे के चंगुल में फंस गई है। वो बुरी तरह रोने लगी। वो शख्स वहीं खड़ा था। मैरी ने खुद को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाना शुरू किया, पर उस शख्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैरी ने उससे बहुत मिन्नतें की कि वो उसे छोड़ दे, वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएगी। काफ़ी देर रोने गिड़गिड़ाने के बाद वो शख्स कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। ये कहकर वो गाड़ी के पीछे डिक्की के पास गया। वहाँ से वो एक कुल्हाड़ी लेकर आया। मैरी को लगा कि वो उसकी रस्सियाँ काटकर उसे आज़ाद कर देगा, लेकिन उस शख्स का इरादा कुछ और ही था। उसने मैरी का एक हाथ पकड़ा और कुल्हाड़ी के वार से कलाई को काटकर अलग कर दिया। इसके बाद कोहनी के पास दोबारा वार किया और आधा हाथ कोहनी से काट डाला। मैरी दर्द से बुरी तरह तड़प रही और चीख रही थी, पर उस शख्स पर उसकी चीखों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी चीखें सुनकर वहाँ किसी के आने का डर भी उसे नहीं था। बिना किसी झिझक के अब उसने मैरी का दूसरा हाथ पकड़ा। उस हाथ को भी 2 वार में आधा काट दिया। दर्द से मैरी का बुरा हाल था, पर वो होश में थी। वो अभी भी उसे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। ये डेल प्यूटो कैनियन नाम का इलाका था। ये घाटी काफ़ी विशाल, सुनसान और ऊपर खाबड़ है और अपने मेटल की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ ये कार रुकी थी वो एक टीले जैसी ऊंची जगह थी। उसके साथ ही पीछे की तरफ लगभग 30 फीट गहरी खाई थी। हाथों को काटने के बाद उस शख्स ने मैरी के सिर को बालों से पकड़ा और वो उसे घसीटते हुए खाई तक ले गया। वहां जाकर उसने मैरी विंसेंट को उस 30 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। उसे उम्मीद थी कि दोनों हाथ कटने और इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद वो जिंदा नहीं बचेगी। वो थोड़ी देर तक वहां रुका। ऊपर से ही वो खाई में झांकता रहा कि मैरी के शरीर में कोई हरकत तो नहीं हो रही, पर जल्दी ही उसे यकीन हो गया कि मैरी मर चुकी होगी। इसके बाद वो वहाँ से गाड़ी लेकर चला गया। उधर खाई में नीचे पड़ी मैरी की हालत बहुत ख़राब थी। उसके दोनों कटे हाथों से लगातार खून बह रहा था। अब ऊंचाई से नीचे पथरीली ज़मीन पर गिरने से उसकी पसलियों की 4 हड्डियां भी टूट चुकी थी। वो हिल भी नहीं पा रही थी, पर अभी भी वो होश में थी। इतनी गंभीर चोटों के बावजूद उसे ये समझ आ रहा था कि वो शख्स ऊपर से उसे देख रहा होगा। अगर उसे लगा कि मैरी अभी भी जिंदा है तो हो सकता है वो उसे मारने के लिए नीचे भी आ जाए। इसीलिए वो चुपचाप उसी हालत में पड़ी रही। थोड़ी देर बाद जब उसने गाड़ी की आवाज़ सुनी तब उसे भी तसल्ली हो गई कि वो शख्स वहाँ से जा चुका है। ये उसकी हिम्मत थी या किस्मत कि इतने जख्मों और ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो जिंदा थी और होश में थी। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर खुद को खड़ा किया। वो वहाँ मरना नहीं चाहती थी। अपने कटे हाथों से ब्लीडिंग रोकने के लिए सबसे पहले उसने वहाँ फैले कीचड़ में हाथों को डुबो दिया ताकि पानी और मिट्टी की लेयर से खून का बहाव रुक जाए। ऐसी हालत में भी वो पूरे होशो हवास में ही थी। उसने खाई से निकलने का फैसला किया। कटे हाथों, जख्मी शरीर और दर्द के साथ वो धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश करती रही। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाकर ही रखा ताकि ब्लीडिंग रुकी रहे। गिरते पड़ते वो लगातार ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। यहाँ उसकी स्पीड इतनी स्लो थी कि उसे खाई से निकलने में पूरा दिन लग गया। कई घंटों बाद रुकते बैठते सिर्फ जिंदा रहने की इच्छा और हिम्मत के सहारे वो खाई से बाहर आ गई। ये वही जगह थी जहाँ से उसे नीचे फेंका गया था। ऊपर पहुंचकर उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और सड़क की तरफ चल दी। अंधेरा हो चुका था और उसकी स्पीड बहुत स्लो थी। वो दर्द और थकावट से चूर थी। घंटों बाद वो सड़क पर पहुंच गई। अब उसे सड़क पर किसी गाड़ी का इंतजार था ताकि उसे कोई मदद मिल सके।
वो सड़क किनारे बैठकर इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे डर था कि अंधेरे में उस पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। उस पर नींद हावी हो रही थी, या कहे कि इतना खून बहने से वो बेहोश हो सकती थी। पर वो बार बार खुद को जागते रहने के लिए कह रही थी। अब एक जगह बैठने की बजाय उसने सड़क किनारे चलना शुरू किया। काफी देर बाद एक कार उसे नजर आई। वो मदद की उम्मीद में हाथ ऊपर उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, पर कार में बैठे लोगों ने जब रात में बिना कपड़ों के कटे हाथों वाली खून से सनी हुई लड़की को सड़क पर देखा तो वो बुरी तरह डर गए। अब ऐसा दृश्य देखकर कोई भी डर जाएगा। उन लोगों ने वहाँ गाड़ी रोकने की बजाय स्पीड बढ़ा दी और वहाँ से भाग गए। मैरी की मदद की उम्मीद टूटती जा रही थी। वो जख्मी थी, कितना खून बह चुका था, दर्द थकावट से शरीर टूट रहा था। उसे पता था कि अगर वो रुक गई या सो गई तो यूं ही उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए धीरे धीरे ही सही, पर वो बिना रुके सड़क किनारे ही चलती रही। ऐसी हालत में भी वो लगभग 3 मील तक सड़क पर चली थी। पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि कुछ देर बाद वहाँ से एक पुराना ट्रक गुजरा। उसमें एक न्यूलीवेड कपल था जो अपने हनीमून से लौट रहा था। मैरी पे नजर पड़ते ही उन्होंने ट्रक रोका। ट्रक में बैठी महिला को शायद मैरी की हालत देखकर कुछ समझ में आया था। उन्होंने मैरी को कंबल में लपेटा और ट्रक में बिठाया। उस समय मोबाइल नहीं थे, इसलिए उन्हें जैसे ही एक फ़ोन बूथ मिला उन्होंने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सारी बात बताई। कुछ देर में ही उस जगह पर पुलिस की तरफ से एक चॉपर भेजा गया जिसमें मैरी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने मैरी को देखा तो वो हैरान रह गए कि ये लड़की अभी तक जिंदा कैसे है। उसका शरीर बुरी तरह से जख्मी था, हाथ कटे हुए थे, शरीर का आधा खून बह चुका था और बाकी खून धूल मिट्टी के इन्फेक्शन से जहरीला हो चुका था। 30 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत चुका था और वो अभी भी होश में थी। फौरन उसका इलाज शुरू हुआ। ऑपरेशन के लिए जब उसे इंजेक्शन दिया गया तब मैरी बेहोश हुई। उसका ऑपरेशन हुआ। इलाज के घंटों बाद जब वो होश में आई तब पुलिस भी उसका बयान लेने पहुंची। मैरी विंसेंट ने अपनी पूरी आपबीती पुलिस को बताई। उसे कार का नंबर तो याद नहीं था, पर कार का कलर और मॉडल और उस शख्स का पूरा हुलिया उसने पुलिस को बताया। इसी आधार पर उस शख्स का स्केच तैयार करवाया गया। इसी स्केच के पोस्टर पूरे शहर में लगवाए गए। अखबारों में भी ये खबर छपी। पुलिस की मेहनत रंग लाई। जल्दी ही पुलिस के पास ही एक शख्स का फ़ोन आता है। उसने कहा, मैं स्केच वाले आदमी को पहचानता हूँ, इसका नाम लॉरेंस बर्नार्ड सिंगल्टन है और ये मेरा पड़ोसी है। पुलिस फ़ौरन उस पते पर पहुंची तो लॉरेंस सिंगल्टन घर पर ही मौजूद था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ होती है। 50 वर्षीय लॉरेंस बर्नार्ड सिंगल्टन टाम्पा, फ्लोरिडा का रहने वाला था। ये एक फॉर्मर मर्चेंट सीमैन था। उसकी 2 शादियां हुई थी। पहली बीवी से उसका डिवोर्स हो चुका था क्योंकि वो हर वक्त शराब में डूबा रहता था और नशे में अपनी पत्नी से मारपीट करता था और वो कई बार बहुत हिंसक हो जाता था। दूसरी बीवी ने भी उसे इसी वजह से छोड़ दिया था। उस पर छेड़खानी के कई आरोप भी थे। बिना नौकरी के 50 साल की उम्र में वो अकेला ज़िंदगी काट रहा था, लेकिन इससे उसके व्यवहार और सोच में कोई बदलाव नहीं था। 15 साल की मैरी विंसेंट से की गई इस दरिंदगी से महिलाओं के प्रति उसकी हिंसक सोच का पता चलता है। पुलिस उस पर रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सेक्शन के तहत मामला दर्ज करती है। उसे अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन सुनवाई के शुरू में ही लॉरेंस हर इल्ज़ाम से मुकर जाता है। उसने साफ कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैरी एक प्रोस्टिट्यूट है, मैंने उसे पैसे भी दिए थे और उस दिन गाड़ी में एक और शख्स भी था। मुझे तो भूलने की बीमारी है और मैं जल्दी सो जाता हूँ। उस दूसरे शख्स ने ही मैरी के साथ ये सब किया होगा और मैं बेकसूर हूँ। इस बयान में वो अपनी उम्र का वास्ता देता रहा, लेकिन उसके खिलाफ कई गवाह थे। इनमें सबसे पहले मैरी विंसेंट का बयान बहुत इम्पोर्टेंट था। उसका शरीर सिंगल्टन द्वारा की गई दरिंदगी का सबसे बड़ा सबूत था। इसके अलावा मैरी के साथ लिफ्ट मांगने वाले वो 2 लोग भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने भी अदालत में लॉरेंस को पहचाना। लॉरेंस सिंगल्टन के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की जा रही थी। उधर लॉरेंस को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। तब मीडिया ने भी उसे मैड चॉपर का नाम दिया था। लेकिन यहाँ एक परेशानी थी कि कैलिफोर्निया स्टेट में 1778 से 1972 तक डेथ पेनल्टी थी, लेकिन फिर वहाँ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने डेथ पेनल्टी पर रोक लगाने का अभियान चलाया। इस विरोध के चलते 1972 में कैलिफोर्निया में डेथ पेनल्टी को हटाकर मैक्सिमम सज़ा 14 साल की कर दी गई थी। इसीलिए जब 1978 में ये केस आया तो इसका फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि अगर मेरे पास पावर होती तो मैं इस शख्स को ऐसी सज़ा देता कि इसकी बाकी सारी ज़िंदगी जेल में ही बीतती।
पर मैं मजबूर हूँ, इसलिए लॉरेंस सिंगल्टन को 14 साल कैद की सज़ा ही दे रहा हूँ। ये बहुत दुख की बात थी कि एक 15 साल की लड़की जिसके साथ कितनी बार रेप हुआ, जिसके दोनों हाथ काट दिए गए और फिर उसे मरने के लिए खाई में फेंक दिया गया, इतने जघन्य अपराध की सज़ा सिर्फ 14 साल की कैद। इसके अलावा लॉरेंस सिंगल्टन को जुर्माने के तौर पर मैरी विंसेंट को $2.5 मिलियन भी चुकाने थे, जो उसके पुनर्वास और इलाज पर खर्च होते। पर मैरी की बदकिस्मती ही थी कि लॉरेंस के खाते में सिर्फ $6,000 ही थे, इतनी ही रकम उसे मिल पाई। लेकिन इससे भी बड़ा मजाक तो तब हुआ जब 8 साल बाद ही अच्छे चाल चलन के चलते लॉरेंस सिंगल्टन को पैरोल मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया। इस खबर से मैरी बहुत घबरा गई थी, क्योंकि 8 साल पहले भी अदालत में जब उसका सामना लॉरेंस से हुआ था, तब भी वो डर से कांप रही थी। उस वक्त लॉरेंस ने उसे कहा था कि जो काम अधूरा रह गया है उसे मैं ज़रूर पूरा करूँगा, चाहे सारी ज़िंदगी लग जाए। ये एक तरह से धमकी ही थी। इस धमकी के बाद लॉरेंस तो जेल चला गया, पर मैरी कभी चैन की नींद नहीं सो पाई। उसे लॉरेंस के कहे शब्द हमेशा डराते थे। अब उसके बाहर आने की खबर से वो और भी डरी हुई थी कि अब पता नहीं वो क्या करेगा। इधर पैरोल के बाद लॉरेंस ने जिस भी शहर में जाने की कोशिश की, वहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया। तब उसे सैन क्विंटिन जेल के मैदान में एक ट्रेलर में रहना पड़ा। इस केस के बाद से ही उसे मिली कम सज़ा के विरोध में आवाज़ें उठने लगी थी। 1987 में लॉरेंस सिंगल्टन की पैरोल के कारण ही सिंगल्टन बिल पास किया गया, जिसमें जघन्य अपराध के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 14 साल से बढ़ाकर 25 साल की कर दी गई। इसमें यह भी जोड़ा गया कि जज अपराध की गंभीरता को देखते हुए मौत की सज़ा भी दे सकता है। उधर अपनी रिहाई के बाद सिंगल्टन वापस फ्लोरिडा लौट आया। 1990 में उसे 2 बार चोरी करने का दोषी ठहराया गया, जिसके लिए 2 साल की सज़ा भी उसे हुई। 1997 में फ्लोरिडा पुलिस के पास एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन करने वाले ने कहा कि लॉरेंस सिंगल्टन उसका पड़ोसी है और उसने अपने घर में एक महिला पर चाकू से हमला किया है। पुलिस जब उस घर में पहुंची तो वहां उन्हें एक महिला का खून से लथपथ शव मिला। ये थी रॉक्सन हैस, जो 3 बच्चों की सिंगल मदर थी, और वहीं घर में लॉरेंस सिंगल्टन भी मौजूद था। इस बार भी केस की सुनवाई के दौरान लॉरेंस ने खुद को बेकसूर बताते हुए वही पुरानी दलील दी कि वो औरत एक प्रोस्टिट्यूट थी, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो एक बूढ़ा शख्स हूँ, मुझे भूलने की बीमारी है। लेकिन लॉरेंस के पड़ोसी की गवाही उसके खिलाफ थी। इस केस में मैरी को भी गवाह के तौर पर पेश किया गया, जिसने अदालत के सामने फिर अपने साथ हुई दरिंदगी की कहानी दोहराई। अदालत ने सिंगल्टन को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाया और 14 अप्रैल 1998 को जज ने उसे मौत की सज़ा सुनाई। पहली बार मैरी को भी लगा कि उसके साथ इंसाफ हुआ है और सभी इस फैसले से खुश थे। लेकिन 2001 में मौत की सज़ा से पहले ही फ्लोरिडा जेल के हॉस्पिटल में कैंसर के चलते लॉरेंस सिंगल्टन की मौत हो गई। मैरी भी दुखी थी कि मौत की सज़ा पाने से पहले ही लॉरेंस मर गया। हाँ, उसका डर अब खत्म हो चुका था। 29 सितंबर 1978 को मैरी विंसेंट तो बच गई, लेकिन उसके बाद मैरी की लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं रही। उन जख्मों से उबरने में उसे सालों लग गए। सारी ज़िंदगी उसे बिना हाथों के ही बितानी थी। उसके डांसर बनने का सपना भी टूट गया था, पर इसी बीच उसे एक अच्छा जीवन साथी मिला। उसकी शादी हुई और अपने पति और बच्चों के साथ वो कैलिफोर्निया में ही रह रही है। यहाँ वो मैरी विंसेंट फाउंडेशन के नाम से एक NGO भी चलाती है, जो ऐसे ही रेप विक्टिम्स की मदद के लिए फ़ंड जुटाता है। मैरी विंसेंट के केस की वजह से ही कैलिफोर्निया में डेथ पेनल्टी की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1998 में शुरुआत के बाद 2019 में एक बार फिर वहाँ के गवर्नर ने मौत की सज़ा पर रोक लगा दी है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।